चलिए, स्वागत है आप सभी का सुपर 100 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम सेट नंबर 30 देखने वाले हैं, जो आपके रेलवे के विभिन्न एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इसमें आपको 25 साइंस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। चलिए, प्रश्न शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशन है, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। परिणाम चाहे जो भी हो, प्रयास लाजवाब होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? यदि हम हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करें तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन होते हैं? तो एक तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, जबकि ट्रेंशियम नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोधक तार की लंबाई, प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए, यानी उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो किसी भी प्रतिरोधक तार की लंबाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोधक भी बढ़ जाता है। तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक में किसका अध्ययन करेंगे? तो एक तो हम आनुवंशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि हम गुणसूत्र की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो है आपका 46 होता है। संख्या में पूछे तो 46 कहिएगा। यदि जोड़ी पूछ ले, जब मनुष्य में गुणसूत्र की कितनी जोड़ी होती है, तो कहिएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। यदि हम जेनेटिक्स के बात करें, यानी आनुवंशिकता के, तो आनुवंशिकता के पिता यानी जनक कौन है, पूछता है आपके एग्जाम में, तो कहिएगा मेंडल। मेंडल जो है, जॉन ग्रेगर मेंडल, इन्हें आनुवंशिकता के पिता के रूप में जाना जाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो जो 1 हॉर्स पावर होता है ये आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायु की, यदि वायु में नमी है, इसकी माप के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर और ऑप्शन सी है नैनोमीटर, ऑप्शन डी है ओडोमीटर। तो यदि वायु की आर्द्रता मापना है, वायु में नमी की माप करना है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से माप करेंगे। यदि हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर का, तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ होगा? तो कहिएगा तरल पदार्थ की आर्द्रता मापने में, तरल पदार्थ की आर्द्रता मापने में हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि नैनोमीटर की बात करें, नैनोमीटर के, तो कहिएगा परमाणु या अणु की लंबाई की माप की जाती है। लंबाई यानी उसकी त्रिज्या की माप की जाती है। तो परमाणविक या आणविक स्तर पर उसकी लंबाई या उसकी त्रिज्या की माप नैनोमीटर में की जाएगी। यदि ओडोमीटर की बात करें, ओडोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो कहिएगा वाहन में दूरी मापने के लिए आपका ओडोमीटर लगा रहता है, ठीक है।
तो वाहन में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक का जो खोज हुआ था, यानी प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है, तो कहिएगा पेनिसिलिन। ठीक है, तो प्रथम यदि हम एंटीबायोटिक की बात करें, प्रथम एंटीबायोटिक, तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन सा है, तो कहिएगा पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है ये आपका प्रथम एंटीबायोटिक है। इसका 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में खोज किया गया था। किसके द्वारा, तो कहिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो यदि सुई पतला सा है, ठीक है, तो पानी के ऊपर तैरेगा, क्योंकि सुई का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम है, इसलिए। यदि मोटा सुई रहेगा तो पानी के अंदर डूब जाएगा। तो वही पूछ रहा है जो सुई का पानी के ऊपर तैरना के कारण क्या हो सकता है, किस कारण तैर सकता है, तो कहेंगे पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में जो है आपके पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, इसी कारण सुई जो है वो पानी के ऊपर तैरेगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कौन सा किरण उत्सर्जित करेगा? ऑप्शन ए है अल्फा किरण, ऑप्शन बी है बीटा किरण, और ऑप्शन सी है गामा किरण, और ऑप्शन डी है एक्स किरण। तो जो कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है, इसको हम विकिरण चिकित्सक में प्रयोग करते हैं क्योंकि यह गामा किरण को उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और गामा, आपके जो गामा किरण होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उदासीन होता है, यानी गामा किरण जो है ये क्या होगा, तो कहिएगा उदासीन होता है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा, ना धन आवेश ना ही ऋण आवेश। चलिए 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विटामिन में कौन सा एक रक्त के अशकंदन में कार्य करता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन सा विटामिन करेगा? ऑप्शन विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, और विटामिन के है। तो जो आपका विटामिन के है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विटामिन के क्या है, तो कहिएगा ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है ये विटामिन के का रासायनिक नाम, तो कहिएगा फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है ये आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। ये क्या है, तो कहिएगा रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए यदि 10 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होती है, तो कहिएगा वर्गों की संख्या, यानी वर्ग की संख्या जो है, वर्ग यानी ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप की संख्या जो है ये आपका कितना होता है, 18 होता है। जबकि हम बात करें किसका, तो आवर्त का, आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त की संख्या होती है 7। ठीक है, अब देखिए जो आवर्त होता है, तो आवर्त में लेफ्ट से राइट जाइएगा, लेफ्ट से राइट जाइएगा, तो इसकी संख्या हो गई 7। और वर्ग में क्या होता है, तो वर्ग में टॉप से बॉटम की तरह, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरह आइएगा, तो इसकी संख्या हो जाएगी 18। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी 18। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समस्थानिक कहेंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन क्या है? तो कहिएगा प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। कब किए थे? तो कहिएगा 1928 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयान बनाइए और रॉकेट बनाइए तो जब इसको बनाया जाता है तो इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सबसे हल्की और उच्च शक्तिशाली धातु का प्रयोग किया जाता है जो जंग रोधक होता है, जिसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम होती है। तो वैसे धातु कौन सा है? तो वैसे धातु तो एक ही है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? तो कहिएगा वायुयान या रॉकेट बनाने में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है ये क्या कौन सी धातु है? तो कहेंगे ये हल्के होता है, हल्के एवं उच्च शक्तिशाली होता है, उच्च शक्ति वाला होता है। ठीक है, और ये जो एल्युमिनियम है ये जंग रोधक होता है। ठीक है, जंग नहीं लगता है इस पर। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है एल्युमिनियम का। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, सूरज की किरण में कितने रंग होते हैं? तो इसको जब आप प्रिज्म पर देखिएगा तो 7 रंग होंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित मैंने उसका नाम क्या है? यानी बर्ड फ्लू को रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो बर्ड फ्लू को H5N1 के नाम से जाना जाता है। बर्ड फ्लू को H5N1 के नाम से जाना जाता है। यदि स्वाइन फ्लू पूछ ले आपसे, ठीक है, स्वाइन फ्लू पूछ ले, ठीक है, तो स्वाइन फ्लू को कहिएगा H1N1। इस वायरस का नाम क्या है? तो कहिएगा H1N1। और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? तो कहिएगा H5N1। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है, कौन सी धातु रोशनी के बल्ब के लिए फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? यानी बल्ब में फिलामेंट के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है लोहा और ऑप्शन डी है टंगस्टन। तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यदि टंगस्टन की संकेत क्या होता है? तो कहिएगा W होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? यानी परमाणु संख्या कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो कहिएगा 74 यानी 74 होता है। ठीक है, यदि हम तांबा के बात करें, कॉपर के, तो तांबा के एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो तांबा का एटॉमिक नंबर होता है 29। और तांबा को Cu यानी कॉपर से डिनोट Cu से संकेत हो गया Cu, और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 29। ठीक है, यदि हम चांदी के बात करें तो चांदी का संकेत होता है Ag। ठीक है, Ag, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कहिएगा 47 होता है। किसका? तो चांदी का एटॉमिक नंबर। यदि लोहा के बात करें, आयरन, तो आयरन का संकेत होता है Fe, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 यानी 26। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए, डाईऑप्टर किसकी इकाई है? तो डाईऑप्टर जो है ये किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है लेंस की क्षमता, और ऑप्शन बी है लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन सी है प्रकाश की तीव्रता, और ऑप्शन डी है ध्वनि की तीव्रता। तो लेंस की जो क्षमता होता है वो डाईऑप्टर में होता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेंस की क्षमता। चलिए
अगला प्रश्न है 18 नंबर, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो यानी टूथपेस्ट जो होता है उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे आपका दांत का क्षय रुक सके? ठीक है, तो कहेंगे ऑप्शन बी यानी फ्लोराइड मिलाया जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, मिनी माता रोग किस कारण होता है? तो मिनी माता रोग किसके कारण होगा? तो दूषित जीव का यदि आप भोजन करते हैं तो मिनी माता रोग होने की संभावना है, क्योंकि दूषित जो जीव होते हैं उसमें पारा की मात्रा होता है। ठीक है, दूषित जीव यानी जितने भी गड्ढे नाली के मछली हैं उन्हें खाने से आपको मिनी माता रोग होने की संभावना होता है। क्यों होता है? तो कहेंगे मिथाइल मरकरी के कारण। मिथाइल मरकरी के कारण, मिथाइल मरकरी के कारण। ठीक है, तो मिथाइल मरकरी किसमें पाया जाएगा? तो कहेंगे दूषित जीव में, दूषित जीव में। ठीक है, दूषित जीव यानी समुद्री मछली या गड्ढे नाले की मछली होगा, गड्ढे या नाले की मछली जिसका पानी क्या हो, दूषित हो, तो इस जीव में मिथाइल मरकरी की मात्रा बढ़ जाएगा, जिसे खाने से क्या होगा, आपको मिनी माता रोग होने की संभावना है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, तीन मूल रंग कौन से हैं? तो तीन मूल रंग कौन कौन मूल रंग होते हैं? तो आपका नीला, हरा और लाल जो है ये मूल रंग होते हैं, नीला, हरा और लाल। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नीला, हरा और लाल क्या है? तो कहिएगा ये मूल रंग होते हैं। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न है, ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? तो कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कहिएगा ओन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यदि पक्षी के अध्ययन पूछे। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? अध्ययन को क्या कहिएगा? तो कहिएगा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथोलॉजी, तो ऐसे याद रखिएगा, पक्षी उड़ता है तो ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी से क्या बनेगा? तो ऑर्निथोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत क्या होता है? तो शुद्ध सोना 100 कैरेट, यानी अगर यदि हम शुद्ध सोना के बात करें, शुद्ध गोल्ड के बात करें, तो जो शुद्ध गोल्ड होता है ये आपका 24 कैरेट के होता है, 24 कैरेट के होता है। और यहाँ पूछ रहा है कि 18 कैरेट, ठीक है, 18 कैरेट में सोना कितना परसेंट होगा? तो प्रतिशत निकाल लीजिए, 18/24 गुने 100, तो ये कटाइएगा 6 से, तो 6 3 18, 6 चौका 24, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, 25 तिहाई 75%, यानी 18 कैरेट के सोना में जो शुद्ध सोना होगा वो आपका 75% होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और 25% उसमें मिलावट है। ठीक है, चलिए यदि हम 23 नंबर प्रश्न की बात करें, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहिएगा? ठीक है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसे मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि क्रोनोमीटर की बात करें, ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्रोनोमीटर क्या होता है? तो कहेंगे क्रोनोमीटर जो है इस समय का सटीक माप करता है। ठीक है, समय का जो सटीक माप करता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहिएगा जहाज में, जहाज में क्रोनोमीटर का
प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो समय के सटीक माप करता है। यदि हम एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर का काम क्या है, तो कहिएगा वायु की गति की माप करता है, वायु की गति की माप करता है, ठीक है। तो वायु की गति की माप किससे किया जाएगा, तो कहिएगा एनीमोमीटर से। और ऑडियोमीटर क्या हो जाएगा, तो ध्वनि की तीव्रता की माप करता है, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, खासरा रोग का कारण क्या है, यानी कारक क्या है। खासरा रोग किसके कारण होगा, जीवाणु के कारण होगा कि विषाणु के कारण होगा कि प्रोटोजोआ के कारण होगा कि कृमि के कारण होगा। तो जो खासरा रोग होता है ये आपका विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पूछता है जो खासरा रोग जो होता है किस वायरस के कारण होगा, तो कहिएगा मीजल्स मुर्बिली वायरस, ठीक है। मीजल्स मुर्बिली वायरस नाम है, ठीक है। तब मीजल्स मुर्बिली वायरस से कौन सा रोग होगा, तो कहिएगा खसरा रोग होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए बेकिंग सोडा। यदि सोडियम कार्बोनेट मैंने बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो कहिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यदि आपका रासायनिक फॉर्मूला पूछे, रासायनिक सूत्र पूछ ले, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा NaHCO3, ठीक है। तो NaHCO3 क्या है, तो कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक सूत्र है। चलिए 25 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। ये 25 क्वेश्चन जितने भी थे आपके PYQ प्रश्न थे। तो एक बार आप